फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कई सारे वीडियोस किए हैं जिसमें हमने आर्टिकल 11 तक कंप्लीट किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो है ये। अब हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट वीडियो है। और फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आता है। तो फ्रेंड्स, जनरली मतलब स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स आता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें राइट्स मिले हुए हैं। बाकी जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा उसके बारे में है। जैसे आर्टिकल 13 कहता है ये जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू है कि आपको आर्टिकल 13 रोकता है लेजिस्लेचर को, स्टेट को किसी भी कानून बनाने से जो कि आपका फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता है या फिर डिमिनिश करता है। तो एक चीज़ इसमें वर्ड आया स्टेट को, तो आर्टिकल 12 हमारा फ्रेंड्स स्टार्ट होता है कि स्टेट क्या है। ओके, व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट क्या है आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स मतलब जुडिशरी रोकेगा स्टेट को आर्बिट्रेरी एक्शन लेने से। इसके बाद 14 से हमारा फंडामेंटल राइट से स्टार्ट होता है, 32 तक जाता है। 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है। इसके बाद 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि किस तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर 34 आता है, फिर 35 आता है। ये सारे उसी तरह के आर्टिकल हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, जो कि पावर देते हैं और कुछ फीचर्स बताते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। तो फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बातें। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बाई आर्टिकल वीडियो अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, ये आप जान लें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन हैं और कौन सा राइट्स किस कैटेगरी में आता है, किस फंडामेंटल राइट्स के स्पेसिफिकेशन में आता है। जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे राइट्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देखेंगे कौन सा फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स में कवर होता है। इनको हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर क्या हैं, किस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं ये। जैसे ये जस्टिसिएबल हैं और बाकी भी बहुत सारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ऐसे वैसे। फिर फ्रेंड्स एक चीज़ और हम कंपेरिजन करेंगे। ये IR मतलब इंडिविजुअल राइट्स ऑफ इंग्लैंड, जो कि फंडामेंटल राइट्स के ही इक्विवेलेंट है, जो इंग्लैंड में सिटीजन्स को मिला हुआ है। फिर बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ USA, बिल्स ऑफ राइट्स USA का जो मिला हुआ है, एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों का फ्रेंड्स कंपैरिजन करेंगे। तीनों में कहाँ जुडिशरी पावरफुल है, कहाँ पार्लियामेंट पावरफुल है, किस देश के लोगों को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स कुछ पूरे मतलब सबके लिए है, हर पर्सन के लिए है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं ओनली, और कौन से फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं जो भी इंडिया में रहता है, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर सिटीजन हो। फिर फ्रेंड्स बात करेंगे सस्पेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे। कब हमारा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बेसिक जान लें। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक, जैसे कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं इनमें से आ सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है, ये भी डिस्कस कर लिया है हमने। फंडामेंटल राइट्स का जो
आइडिया लिया है वो कहाँ से लिया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा क्या है, आप ध्यान से सुनना। मैग्ना कार्टा क्या है कि मैग्ना कार्टा जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले जो इंडिविजुअल राइट्स क्राउन की तरफ से लोगों को दिए गए थे वो मैग्ना कार्टा उनको कहते हैं। जैसे वहाँ बैरन वार हुआ और क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो आएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लीगल लिटरेसी जिस तरह से इसका नाम है। तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका पॉलिटी में भी आता है, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि लीगल चैप्टर है, सारे लॉज का जो मास्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैंने इसको लीगल लिटरेसी में रखा है, अदरवाइज मैं दूसरे चैनल पे इसको रखता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में जो कंटेंट है रखा गया है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि जस्टिसिएबल का मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अगर आपका इन्फ्रिंज होता है राइट, आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है, स्टेट वायलेट करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये हो गया जस्टिसिएबल। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक एक पॉइंट उसको पूरा इलेबोरेट करके लिखा गया है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अनरिटेन है, वहाँ तो फंडामेंटल राइट्स लिखा ही नहीं गया, वो सारे के सारे ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा राइट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, वहाँ पूरी तरह से इलेबोरेट नहीं किया गया क्योंकि जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से इलेबोरेट किया गया, पॉइंट टू पॉइंट इलेबोरेट किया गया है, किस स्थिति में स्टेट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, कब सस्पेंड कर सकता है, किस तरह से अमेंड कर सकता है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड जो कि गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही गारंटी दिए गए हैं, से ही गारंटीड हैं, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड करता है, क्या हमें करता है, बताता क्या हमें, हमारे हमारे अंदर मतलब हमें क्या देता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स को इक्वल करता है, सबको डिग्निटी देता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, और यूनिटी ऑफ नेशन। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, हमने जैसे प्रियम्बल पढ़ा था, तो प्रियम्बल में क्या पढ़ा था उसका लिंक आई बटन में भी मैं दे दूंगा। वैसे प्रियम्बल के पार्ट 1 का लिंक दूंगा, बाकी आप पार्ट 2 पार्ट 3 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने 3 वीडियो उसके बनाए हैं, 3 वीडियो में, और एक चौथा वीडियो है जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आई बटन में अगर मैं लिंक दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो सिर्फ एक का दूंगा, और बाकी प्लेलिस्ट तो रहता ही है, लिंक दूंगा और उसको आप उसके बाद सभी देख सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल लिटरेसी नाम के साथ, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फिर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारा जो भी ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक रूल कंट्री में हो उसको प्रिवेंट करते हैं। तानाशाही को रोकने का काम हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, स्टेट जो इन्वेड करता है, स्टेट के इन्वेजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट्स एज लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो न सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बल्कि लेजिस्लेचर के भी आर्बिट्ररी एक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेक्टर है सुप्रीम कोर्ट, तो
सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने वायलेट किया, इन्फ्रिंज किया, किसी एग्जीक्यूटिव ने इन्फ्रिंज किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको रिमेडी देगा। ठीक उसी तरह अगर आप किसी भी कानून के वजह से, पार्लियामेंट ने पास किया या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया किसी कानून, एक्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं, आपको रिमेडी मिलेगी। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, तो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेचर के भी आर्बिट्रेरी एक्शन को लिमिट करता है। इन शॉर्ट, ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ, नॉट ऑफ मैन। मतलब हमारा फंडामेंटल राइट्स ये एश्योर करता है कि एक जो सरकार बने वो कानून की सरकार हो, ना कि किसी पर्सन की सरकार हो। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स। इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? तो राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड है। ये फंडामेंटल है, मौलिक। फंडामेंटल मतलब मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार। जैसे हमारे फंडामेंटल कुछ जरूरतें होती हैं, तो इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल राउंड मटेरियल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये ऐसे राइट्स हैं जो कि हर इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, उसके लिए जरूरी हैं। और जरूरी होने के साथ साथ ये गारंटीड हैं, प्रोटेक्टेड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल लॉ हैं, इसलिए इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आ गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उन 7 फंडामेंटल राइट्स में एक जो फंडामेंटल राइट है, जो 6ठे नंबर पे है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, ये डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट द्वारा। और उसको कहाँ ला दिया गया? उसको आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया गया है, जो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज आप समझ रहे हो, एक चीज आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, लीगल राइट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लीगल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो आप कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन उतना प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा जितने कि फंडामेंटल राइट्स को मिलेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को हटाने के लिए, अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। बट लीगल राइट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द अमेंडमेंट इन द एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये आर्टिकल 300A है, लीगल राइट। तो इसमें भी अगर अमेंडमेंट करना होगा तो एक सिंपल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। तो पहला फंडामेंटल राइट्स देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। ये आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ये कहता है कि सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड हम आगे स्टडी करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा, इसके बाद आर्टिकल 12 होगा, 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर आएगा। ये चैनल को फॉलो करते रहें और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24, ये दो हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 230, दो हैं ये हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने बताया, इनको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, आर्टिकल 32। अब ये एक्चुअली एक आपको रिमेडी दी गई है
ये गारंटी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 5 राइट्स जो आपके हैं, इन 5 राइट्स का अगर वायलेशन होता है, कहीं भी इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो ये आपको एक फंडामेंटल राइट्स ही दिया गया है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हैं कि हुजूर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, स्टेट इन्वेजन द्वारा वायलेट किया गया है और इस पे हम रिमेडी चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगा और आपको रिमेडी देगा। तो पहले फ्रेंड्स ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसके वायलेशन पे भी आप जा सकते थे। जैसे आर्टिकल 31 में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि स्टेट आपके प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्वायर कर सकता है। तो एक्विजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लोग पहुंच जा रहे थे तुरंत सुप्रीम कोर्ट, तो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया और इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 31 में ही एक अमेंडमेंट कर दिया, जहां कंपनसेशन वर्ड लिखा था वहां अमाउंट वर्ड लिख दिया। लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो बाद में क्या हुआ कि अगली जो सरकार आई उसने इस आर्टिकल को ही डिलीट कर दिया, मतलब इस राइट को ही डिलीट कर दिया और इसको लीगल राइट बना दिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ आपके दिमाग में और भी हो कि ये फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी 3 वीडियो हैं करीब, उनको भी आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो अगर आपके दिमाग में मैं पूरा अगर बता दूंगा, उसके बाद आपके दिमाग में जो भी फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स दिमाग में होंगे उनके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर हम जब देखते हैं ये है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स, ये चीज़ें हमने दो जगह डिस्कस की है। एक तो इस वीडियो में स्टार्टिंग में किया हमने डिस्कस किस किस को हमारा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, और फिर सिटीजनशिप में भी किया है। तो कुछ ऐसे हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट एनिमी एलियन। फ्रेंड्स, जैसे एलियन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सिटीजनशिप में, इसके पहले वाले वीडियो में। तो सिटीजनशिप आप दोबारा देख लेना अगर एलियन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो तो। एलियन का मतलब होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं देश में, एक तो सिटीजन होते हैं, एक एलियन होते हैं। तो एलियन जैसे हमारे देश में कोई फॉरेनर रह रहा हो, एलियन में भी 2 एलियन होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन होते हैं, एक एनिमी एलियन होते हैं। एनिमी एलियन का मतलब होता है वैसे देश के नागरिक जो हमारे देश में रह रहे हैं जिनसे हमारा वार चल रहा हो। तो ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये जो हैं ये सभी को अवेलेबल हैं एक्सेप्ट एनिमी एलियन। ये राइट्स एलियंस को भी अवेलेबल, ये एनिमी को भी अवेलेबल हैं, मतलब एनिमी एलियन के अलावा सबको अवेलेबल हैं। तो एक चीज़ देखते हैं इसमें, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि ये आर्टिकल्स हैं क्या। जैसे आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बारे में बाद में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। फिर आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये समझ गए, किसी को भी किसी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो प्रोटेक्शन मिलता है, उस किस तरह से एक कानूनी प्रक्रिया से उसको कन्विक्ट किया जाएगा, वो सबको मिलेगा एक्सेप्ट एनिमी एलियन को। फिर आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको सबको अवेलेबल है। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, जो कि आपको एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर।
जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, ये सबको अवेलेबल है। आर्टिकल 24 अवेलेबल है। ये सारे राइट्स ये एक्सेप्ट एनिमी एलियंस सबको अवेलेबल हैं। कुछ राइट्स हैं जो कि एक सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है फ्रेंड्स? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कोई विदेशी नागरिक जो कि इंडिया में रह रहा है वो कोर्ट में नहीं जा सकता कि हमारे साथ इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जैसे रिजर्वेशन है, तो इसमें भी है। लेकिन कोई फॉरेनर्स इस ग्राउंड पे नहीं जा सकता, उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। फिर आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम्स लोगों को मिलते हैं, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। कोई भी फॉरेनर ऐसा नहीं कर सकता कि उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल सकता है, या असेंबली क्रिएट कर सकता है, या एसोसिएशन बना सकता है, या मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली मूवमेंट, या मतलब उसको राइट्स ये मिले हुए हैं, लेकिन उसके राइट्स ये गारंटीड नहीं है, उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फिर आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। जो राइट्स हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं। अगर मुसलमान को यहाँ पे राइट्स हैं, ये माइनॉरिटी राइट्स, तो वो अगर किसी और देश का, मलेशिया का, बांग्लादेश का मुसलमान आके इस राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, दूसरा फीचर है फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब जैसे हम देखते हैं ये फंडामेंटल राइट्स है, हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम कोर्ट जा सकते हैं, हमारा ये जस्टिसिएबल है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसको कहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, with some reasonable restrictions. We can enjoy our fundamental rights with some reasonable restrictions. तो फ्रेंड्स, एक पहला चीज़ है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करने का काम करेगी जुडिशरी। तो इसके लिए क्या दिया गया फ्रेंड्स? ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देने का रीज़न क्या है कि ये बैलेंस करता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड राइट्स ऑफ सोसाइटी एज ए होल। आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो सोसाइटी के, पूरी सोसाइटी के भी तो राइट्स हैं, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए स्टेट को ये पावर दिया गया है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल को बैलेंस करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अगला जो फीचर है, तो कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें अवेलेबल हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट, और कुछ अवेलेबल हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के एक्शन के भी अगेंस्ट अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कैसे। अगर हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, अगर स्टेट इन्फ्रिंज करता है हमारे राइट्स को, स्टेट इन्फ्रिंज करता है, तो हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल 32, जो कि अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 32 में हम क्या करते हैं कि 5 रिट्स इशू करते हैं, मतलब 5 रिट्स हमारे कोर्ट्स इशू कर सकते हैं। वो रिट्स क्या हैं? पहला तो एक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसरारी, को वारंटो। ये 5 रिट्स हैं जो कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। फ्रेंड्स, एक काफ़ी इलेबोरेटिव और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो रिट जुरिस्डिक्शन पे, रीट पे हमने बनाया है। इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो को जरूर देखना, ये पूरा का पूरा आपका रिट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आप
आपका राइट्स इन्फ्रिंज करता है तो आपको आर्टिकल 32 में तो रिमेडी नहीं है, बट लीगल रिमेडीज बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है फ्रेंड, कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो निगेटिव इन कैरेक्टर हैं और पॉजिटिव इन कैरेक्टर हैं। निगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब ये है, निगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स निगेटिव हैं, उनका लैंग्वेज निगेटिव है, उनका कैरेक्टर निगेटिव है। कैरेक्टर निगेटिव है जो कि स्टेट अथॉरिटी के स्टेट को लिमिट करते हैं, जो आपको पावर देता है और जो स्टेट के पावर को घटाता है। दोनों में अंतर है, दोनों के कैरेक्टर में अंतर है। जो स्टेट के पावर को लिमिट करता है वो निगेटिव कैरेक्टर वाला हो गया, और जो कुछ लोगों को प्रिविलेज देता है, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं निगेटिव कैरेक्टर हो गया, कर सकते हैं ये पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। तो जो हमें पावर देता है वो हो गया पॉजिटिव कैरेक्टर, और जो हमारे पावर को बचाने के लिए स्टेट के पावर को लिमिट करता है वो हो गया निगेटिव कैरेक्टर। अब जैसे इसमें हम देखते हैं निगेटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव कैरेक्टर होता क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर कोई भी राइट है जो है वो अगर हमें पावर देता है तो वो हो गया पॉजिटिव, और हमारे पावर को बचाने के लिए, हमारे राइट्स को बचाने के लिए अगर स्टेट के अथॉरिटी को लिमिट करता है वो हो गया निगेटिव कैरेक्टर। जैसे आर्टिकल 14 का लैंग्वेज देखते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले इसका लैंग्वेज क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब स्टेट के पावर को कम कर दिया, तो ये क्या हो गया निगेटिव कैरेक्टर हो गया। और बहुत सारा जो जैसे आर्टिकल 19 है, ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जैसे आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 24 हो गया, तो ये क्या है, ये निगेटिव हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(1) जो है ये क्या है कि ये आपका निगेटिव है। आर्टिकल 16(2) भी निगेटिव कैरेक्टर का है। आर्टिकल 18(1), 20, 22(1), 28(1) ये निगेटिव कैरेक्टर के हैं। आर्टिकल 25, 29(1) एंड 31 नहीं 30 क्लॉज 1 ये क्या है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर के हैं। नेक्स्ट, दो और फीचर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल 32 के ही अंदर आता है। पहला फीचर है फ्रेंड्स, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है। कोर्ट इनको इन्फोर्स करा सकता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको इन्फोर्स करा सकता है। कोर्ट स्टेट को जैसे रिट इशू करता है, रिट के बारे में हमने बात किया है, तो रिट इशू करके या फिर उनको स्टेट को आदेश दे के आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है। फंडामेंटल राइट्स डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ये आर्टिकल 32 दोनों है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं। एक चीज और है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स के फीचर में, कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नहीं है या परमानेंट नहीं है, ये इसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये केशवानंद भारती का केस है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक केस आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें सबसे पहले क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट किसी भी तरह से कर सकती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे भी अमेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था। लेकिन फ्रेंड्स जब केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 जो है आर्टिकल 13 के परव्यू में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। अब तक भी यही था कि आर्टिकल 368 13 के परव्यू में नहीं आता है, लेकिन
जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 डज नॉट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल 368 कैन नॉट बी रिव्यूड जुडिशली, लेकिन इस हद तक हम रिव्यू जरूर करेंगे कि unless so that it cannot violate the basic structure of the constitution of India। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करना है, बाकी अमेंडमेंट किया जा सकता है, बाकी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, एब्रोगेट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, जैसे रिसेंटली अभी ईडब्ल्यूएस कोटा आपने देखा होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा हुआ, उसमें आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया। ये अमेंडमेंट हो गया। रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, हमेशा किया जाता है, कई बार किया गया फंडामेंटल राइट्स, और एब्रोगेट भी किया गया। एब्रोगेट करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा क्या, वहीं तो एब्रोगेट किया गया है। आर्टिकल 31 का जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको एब्रोगेट किया जा चुका है फ्रेंड्स। और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का एकमात्र प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ऑर्डिनरी एक्ट पास करके पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अब एक फीचर है फ्रेंड्स, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमारे फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी काल में सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड किया जा सकता है, तो सस्पेंशन का भी बहुत सारा तरीका है। आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं है कि किसी भी तरह से किसी को भी सस्पेंड कर दिए गए। हमारे फंडामेंटल राइट्स में सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 19 का जो 6 जो राइट्स हैं, जो कि हमें 6 राइट्स को का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसको, वो 6 राइट्स कौन कौन है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मेकिंग असेंबली, फ्रीडम ऑफ मेकिंग एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इन सबको अगर सस्पेंड करना हुआ तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड होंगे, और वो एक्सटर्नल इमरजेंसी आना चाहिए वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे, किसी आर्म्ड रिवेलियन या फिर किसी भी तरह से इंटरनल इमरजेंसी लग रही है, तो आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। अब फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 31 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन को लिमिटेड करता है। अब जैसे आर्टिकल 31A है, ये लॉ, जो भी लॉ बनाए जाएंगे किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, उस पर फंडामेंटल राइट्स बाइंडिंग, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल नहीं होगा। आर्टिकल 31 ये कहता है। कुछ एक्ट्स हैं जो कि 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रेंड्स, तो उस समय हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे। 9th शेड्यूल बना हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो बहुत राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। तो सरकार को प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारे जो जमींदार थे उनकी प्रॉपर्टी को लेके और गरीबों में बांटना था, या फिर मतलब समाजवाद का एक करना था, समाजवाद का एक बनाना था देश को। तो उसमें क्या था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स जब आ रही थी तो एक 9th शेड्यूल बनाया गया 1951 या शायद 51 में ही, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। तो 9th शेड्यूल बनाया गया, और जैसे आर्टिकल 13 किसी भी कानून को रिव्यू करता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो 9th शेड्यूल जब बनाया गया तो 9th शेड्यूल में ऐसे कानून जो कि सरकार देखती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, और तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उस कानून के लिए लोग पहुंच जा रहे हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और सरकार को अपने जो समाजवाद का आइडिया, सोशलिज्म का आइडिया को
फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने क्या किया, पहली सरकार ने कि 9th शेड्यूल बनाया, और 9th शेड्यूल में जो एक्ट पार्लियामेंट पास करके 9th शेड्यूल में डाल दिया, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन बनाया। एक चीज़ ये हो गया। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसके लिए भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी में केस में आया था फ्रेंड कि आर्टिकल 368 डज नॉट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो 9th शेड्यूल के एक्ट भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बहुत जिक्र किया। तो अगर आप चाहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में बताएंगे तो केशवानंद भारती केस और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आर्टिकल 31C क्या कहता है फ्रेंड? आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि उनका ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाधा बन रहे थे, तो इसके लिए आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया, और उसमें किया गया कि कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिविलेज दिया गया, प्रेफर किया गया। तो ये आर्टिकल 31C है। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में 1 by 1 आगे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस सीरीज को फॉलो करते रहो फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है, एक चीज़ और आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि ये दोनों ही जो है ये फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड विद आर्म्ड फोर्सेस है। एक जो है आर्टिकल 33 जो कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, और दूसरा है मतलब फंडामेंटल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, और दूसरा है कि जो मार्शल लॉ है उस दौरान लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 33 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या एब्रोगेट कर सकती है। अभी देखो दो चीज़, एब्रोगेट भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, पूरा फुल पावर है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज, इनके मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कभी भी रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है। एब्रोगेट मतलब पूरा खत्म, रेस्ट्रिक्ट मतलब कि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाना। जैसे फ्रेंड्स, ये जरूरी भी है, आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेज या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग अगर अपने फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज करने लगें तो देश के नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाएगा, इसलिए पार्लियामेंट को पावर दिया गया। फ्रेंड्स, जब मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, तो मार्शल लॉ जब लगता है तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। उस समय आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कई जगह जैसे आप देखते हैं, मिलिट्री रूल तो अभी लगा नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह में या फिर कहीं जाते हैं तो अप्सपा कानून है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, तो उसके तहत कई सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों के रेस्ट्रिक्ट भी किए गए हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग हैं। फ्रेंड्स, एक और फीचर है कि जो ज़्यादातर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, मतलब हमें खुद ही अपने आप मिल जाते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके लिए कि पार्लियामेंट को, जिसके लिए लेजिस्लेचर को कानून बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 35 में कहता है, हमने बताया था कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन असल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 33 से आर्टिकल 35 तक किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स, कुछ उनके रिस्ट्रिक्शंस, एब्रोगेशन, इनकी बात किया है, और बाकी फिर क्या बात किया है
आर्टिकल 12 में स्टेट की बात किया, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात किया है। और इस तरह के जो कानून बनाए जाएंगे फ्रेंड्स, वो पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। वो क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे कंट्री में। अगर बिहार सरकार ने कुछ लॉ बनाया आर्टिकल 35 का यूज करके, तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, तो वो सिर्फ बिहार में होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। बिहार अलग बना लेगा, यूपी अलग बना लेगा, चेन्नई तमिलनाडु अलग बना लेगा। तो इसलिए ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को मिला है। फ्रेंड्स, अगर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से भी आ सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स, एक चीज, ये असल चीज है जो कि आपको जनरली कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें लगा कि ये आपको बताना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ये ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि हम आज अभी कंपैरिजन करेंगे यूनाइटेड किंगडम के इंडिविजुअल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स एंड इंडिया के फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स ऑफ इंग्लैंड क्या है। फ्रेंड्स, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अनरिटन है तो वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट्स भी अनरिटन है। तो जो वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट्स अनरिटन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ के लोगों के पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन वहाँ के फंडामेंटल राइट्स में, अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स में और इंडिया का फंडामेंटल राइट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंग्लैंड का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैरेक्टर में निगेटिव है। हमारे यहाँ क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। इंग्लैंड में क्या है, निगेटिव कैरेक्टर का है। इंग्लैंड के इंडिविजुअल्स के पास, मतलब जो भी इंडिविजुअल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं, ऑर्डिनरी लॉ से मिले हुए हैं, और ऑर्डिनरी लॉ से ही उसे छीन भी लिया जा सकता है। समझ गए? तो इंडिविजुअल के पास इंग्लैंड में राइट है, फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता है, जब तक कि वो कोई ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट ना करें। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून को अगर आप वायलेट नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं इंग्लैंड में। मतलब हो गया। हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बनाए गए कानून भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वह कानून को रद्द किया जा सकता है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल राइट्स जो हैं इंग्लैंड में, वो जुडिशियल डिसीजन से सिक्योर किए जाते हैं। इंडिविजुअल राइट्स को हर केस में, जो भी केस कोर्ट के पास आता है, उसको कोर्ट अपना प्रोटेक्ट करता है, उसमें इंडिविजुअल राइट्स आपका डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड में हमारे यहाँ भी जुडिशरी गार्जियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। इंग्लैंड में भी जुडिशरी गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, यूएसए में भी गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन तीनों में जो जुडिशरी का पावर है वो अलग अलग है। तो अभी हम इंग्लैंड का पढ़ रहे हैं, इसके बाद देखेंगे यूएसए का, फिर इंडिया का। जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स बट ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। समझ आ गया? अब तक तो जो भी आपने पढ़ा है उसमें इंडिया में जो जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन को तो रोकता ही है, लेजिस्लेटिव के भी आर्बिट्ररी एक्शन को भी रोकता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। लेजिस्लेचर के अगेंस्ट जुडिशरी का कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट के किसी भी एक्शन को, किसी भी लॉ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। समझ आए? जो इंडिविजुअल राइट्स हैं लोगों के इंग्लैंड के, वो पार्लियामेंट के किसी भी ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए देखते हैं। बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए में जुडिशरी गारंटर है एंड प्रोटेक्टर है बिल्स ऑफ राइट्स का। ये तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ भी है। जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, माने बिल्स ऑफ राइट्स, अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, अ बॉडी ऑफ मेन हु फॉर द टाइम बीइंग फॉर द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेशन। वहाँ कहता है कि बिल्स ऑफ राइट्स में आप अमेंडमेंट और रेस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर भी नहीं लगा सकता, एग्जीक्यूटिव भी नहीं लगा सकता। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि कोई व्यक्तियों का समूह जो किसी खास समय पे लेजिस्लेशन में
मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट को वो कर्टेल कर देगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इंग्लैंड में क्या था? पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट के किसी भी एक्शन पे जुडिशियल का कोई रोल नहीं है, कोई रिव्यू का पावर नहीं है। यूएसए में क्या है? जुडिशियल सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट के किसी भी एक्शन को जो कि उनके बिल्स ऑफ राइट्स को वायलेट करता हो वो जुडिशरी कैंसिल कर देगा। बिल्स ऑफ राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड और मॉडिफाई और एडजस्ट बाय लेजिस्लेचर इन व्यू ऑफ एनी इमरजेंसी और डेंजर टू द स्टेट, ओनली जुडिशरी कैन डू सो। बिल्स ऑफ राइट्स जो यूएसए के हैं वो ना तो अमेंड किए जा सकते हैं, ना मॉडिफाई किए जा सकते हैं, ना एडजस्ट किया जा सकते हैं किसी भी इमरजेंसी में और किसी भी खतरे को देखते हुए। इसके लिए भी आपको कहाँ जाना होगा? जुडिशरी में जाना होगा। इसके बाद इंडिया का देखते हैं फ्रेंड। इंडिया में है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट बाय ऑर्डिनरी लॉ। इंग्लैंड में क्या था? ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा पार्लियामेंट अमेंड कर देगा, कोर्ट का कोई पावर नहीं है। इंडिया में क्या है? अमेंड तो किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यूएसए में क्या था? अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय लेजिस्लेचर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और सस्पेंड किया जा सकता है, यूएसए में नहीं किया जा सकता है। यूएसए में था जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंग्लैंड में था पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, और हमारे यहाँ क्या था? जुडिशियल सुप्रीमेसी विथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बीच का बैलेंस हमने बना के चला है। तो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, और अब आर्टिकल बाय आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वो आर्टिकल 12 होगा, फिर आर्टिकल 13 होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं तो 6 का 6 वीडियो में हो जाता है या फिर 12 वीडियो लगते हैं, वो देखा जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि आपके लिए अच्छा है, आपका ये आप सही वीडियो देख रहे हैं, आपको ये फ़ायदा कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।